नमस्कार साथियों, मैं विवेक दलेला, भव्य एजुकेशन चैनल की बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी इस कक्षा 7 में मैं कक्षा 5 एवं 6 में जो हमने शिक्षण विधियों पर आधारित कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उस पर बेस्ड एमसीक्यूज को हल करेंगे। ये कक्षा 4 पार्ट में रहेगी, प्रत्येक पार्ट में 15 प्रश्न होंगे और ये सभी शिक्षण विधियों पर आधारित एमसीक्यूज हैं जो आपकी सीटीईटी परीक्षा की भाषा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसके अलावा गणित, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, चाहे वो लेवल फर्स्ट की परीक्षा हो या लेवल सेकंड की, क्लास 1 टू 5 के लिए आपने सीटीईटी का परीक्षा भरी हो या 6 टू 8 के लिए, सभी परीक्षा में आपके शिक्षण विधियों, पेडागोजी से ये प्रश्न रिलेट करेंगे और हमारी ऐसी आशा रहेगी कि आपको ये प्रश्न परीक्षाओं में मिले आगामी। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए इन प्रश्नों को लगाते हैं और कक्षा को शुरू करते हैं। एक आपसे मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके साथियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी शंकाएं हो कमेंट अवश्य कीजिए, पसंद आए तो उसकी भी कमेंट कीजिए। हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, व्याख्यान विधि की मुख्य विशेषता क्या है? व्याख्यान विधि की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, व्याख्यान विधि की मुख्य विशेषता तो हमने लेक्चर मेथड जो है टीचिंग का पढ़ा हुआ है कि बेसिकली जिसमें हम अल्प समय में या कम समय में अधिक छात्र संख्या को पढ़ा सकते हैं और सूचना का जो प्रवाह शिक्षक केंद्रित है, तो शिक्षक से छात्र की ओर होता है। मोस्टली शिक्षक जो है वो ज्यादा सक्रिय है और छात्र कम सक्रिय है। विकल्प पर आते हैं। ए है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, तो हम सभी को पता है लेक्चर मेथड शिक्षक केंद्रित है, ना कि छात्र केंद्रित। बी, सूचना का एक तरफा प्रवाह शिक्षक से छात्र की ओर। सी, समस्या समाधान पर जोर। डी, अत्यधिक छात्र सहभागिता। तो अत्यधिक छात्र सहभागिता तो इसमें संभव ही नहीं है क्योंकि शिक्षक बोल रहा है, छात्र सुन रहे हैं श्रोता की तरह। समस्या समाधान जैसी क्रिया भी नहीं है, छात्र केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित होती है व्याख्यान विधि, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, सूचना का एक तरफा प्रभाव होता है, कहां से कहां की ओर? शिक्षक से छात्र की ओर। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? तो हमारा उत्तर सही होगा बी। तो इस प्रश्न का उत्तर बी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्याख्यान विधि के लाभों में से एक क्या है? व्याख्यान विधि के लाभों में से एक क्या है? ए, छात्रों में सामाजिक एकता बढ़ाना। बी, समय और उपकरणों की बचत। सी, छात्रों की समझ की जांच का सटीक साधन। डी, आलोचनात्मक सोच का विकास। तो जैसा कि आपको पता है शिक्षक केंद्रित विधि है, इसमें शिक्षक कम समय में छात्रों को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है विषय वस्तु से संबंधित। तो यहाँ पर सामाजिक एकता की तो कोई बात हो ही नहीं रही है, सामाजिक सहभागिता जैसी कोई गतिविधि तो कराई नहीं जाती है। छात्रों की समझ और जांच का सटीक साधन, उनको कोई गतिविधि कराने का अवसर तो हम दे नहीं रहे जिसमें हम जांचें। आलोचनात्मक चिंतन, जब छात्र स्वयं केंद्रित होगा, स्वयं क्रियाशील होगा, तो हम उसकी आलोचनात्मक सोच देख सकते हैं, उसकी सृजनात्मकता को माप सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, व्याख्यान विधि में समय और उपकरणों की बचत होती है। मैंने ऐसे भी बताया कि कम समय में आप अधिक छात्रों को पढ़ा सकते हैं, सीमित संसाधनों में हम शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। एक हमें कक्षा कक्ष मिल जाए, ना कक्षा कक्ष मिले, पेड़ के नीचे बैठ जाए, शिक्षक को बोलना है, छात्रों को सुनना है, बड़ा आसान शिक्षण विधि है ये। तो इसमें समय और उपकरणों की बचत हो सकती है और ये हमारा उत्तर भी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक केंद्रित विधि है ना, तो छात्र क्या है? निष्क्रिय श्रोता। देखते हैं। ए, सक्रिय भागीदार और नहीं। बी, निष्क्रिय श्रोता। देखिए जो बात मैंने कही कि सुनता है, श्रोता माने सुनने वाला, निष्क्रिय मतलब कोई गतिविधि नहीं कर रहा, वो ध्यान से आपकी बात सुन रहा है। समस्या समाधान करता भी नहीं है, अन्वेषक भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया इस प्रश्न का? उत्तर बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्याख्यान विधि किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है? तो हमने अभी बताया आपको कि सीधे सीधे आंसर देखिए, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, सी अनुभव केंद्रित, डी सहयोगी। तो व्याख्यान विधि कैसी है? शिक्षक केंद्रित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में शिक्षक मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? कक्षा कक्ष में किसी भी जो अपना विषय वस्तु से संबंधित कोई प्रयोग करके दिखाना। ठीक, तो इसमें क्या केवल व्याख्यान होता है? नहीं, व्याख्यान तो होता है लेकिन केवल व्याख्यान नहीं होता है। केवल प्रश्नोत्तर नहीं होते, प्रश्नोत्तर भी होते हैं पर केवल प्रश्नोत्तर नहीं होते। क्या करता है? अपने प्रयोग को दिखाने के लिए शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकता है, मॉडल, चार्ट, पावर पॉइंट का प्रयोग कर सकता है और इन माध्यमों से वो विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। रटने पर जोर ये बिल्कुल नहीं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन विधि में जैसे कि हमें विलयन पढ़ाना है कि कौन से पदार्थ पानी में विलय होते, कौन से नहीं, तो शिक्षक जो है टीएलएम के माध्यम से वहां पे कुछ ग्लास रखेगा,
कुछ ऐसी सामग्री रखेगा जो पानी में घुलनशील हो, जैसे नमक, कुछ ऐसी जो नहीं घुलते हैं, जैसे मान लीजिए दालें हैं या कंकड़ हैं, तो वो दिखाएगा। तो वहां पर दृश्य शब्द सामग्री, मॉडल, चार्ट और कोई ऐसे तरीके जिससे वो अपने विषय वस्तु को स्पष्ट कर सके। तो सी उत्तर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रदर्शन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का छात्रों को पूरी तरह से निष्क्रिय रखना नहीं, कौशल, अवधारणा या सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाना। ये बात ध्यान रखिएगा, बी वाला उत्तर हमारा सही है। केवल साहित्यिक ज्ञान देना उत्तर नहीं है। छात्रों को स्वयं प्रयोग करने के अवसर नहीं मिलते डिमॉन्स्ट्रेशन में। ये भी एक शिक्षक केंद्रित विधि है, जहां पर शिक्षक जो है प्रयोग करके दिखाता है, छात्र उसको ध्यान से देखता है और शिक्षक जो है प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसे स्पष्ट करता है। लेकिन यहाँ छात्र को ज्यादा क्रिया के अवसर नहीं है प्रतिक्रिया देने के। तो लेकिन प्रदर्शन विधि का लाभ ये है कि ये कौशल, अवधारणा या सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाता है शिक्षक यहाँ पर। तो बी उत्तर हमारा सही है। व्याख्यान से तो अच्छी विधि है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रदर्शन विधि को कभी कभी निष्क्रिय अधिगम विधि क्यों कहा जाता है? प्रदर्शन विधि को कभी कभी निष्क्रिय अधिगम विधि क्यों कहा जाता है? निष्क्रिय कौन है यहाँ पर? छात्र निष्क्रिय है, अधिगम माने सीख रहा है, तो निष्क्रिय रूप से सीख रहा है, क्यों कहा जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें कोई शिक्षण सामग्री इस्तेमाल नहीं होती। ऐसा है क्या? टीएलएम है, श्रव्य दृश्य सामग्रियां हैं, पिछले प्रश्न में हमने देखा। तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें छात्र जानकारी प्राप्त करते हैं लेकिन सुझाव तंत्र की गुंजाइश कम होती है। तो बिल्कुल सही। अभी देख लेते हैं कि ये प्राचीन विधि है, ये कोई बात नहीं हुई कि प्राचीन विधि है तो निष्क्रिय अधिगम विधि कह देंगे, क्योंकि इसमें शिक्षक नहीं बोलते। अरे भैया, इसमें शिक्षक ही तो बोलते हैं। अब जरा बी वाले ऑप्शन पे आते हैं, क्योंकि इसमें छात्र जानकारी प्राप्त करते हैं लेकिन सुझाव तंत्र की गुंजाइश कम होती है। यानी कि छात्र जो है कोई सुजेस्टिव सुझाव नहीं दे सकता, अपनी बात नहीं पूरी तरह से रख सकता। अतः इसलिए जो इसमें उत्तर होगा वो बी होगा, और इसीलिए इसे निष्क्रिय अधिगम विधि कहते हैं, क्योंकि छात्र यहाँ पे लगभग निष्क्रिय अवस्था में होता है, ध्यान से सुनता है, समझता है, कौशल सीखता है, लेकिन प्रतिक्रिया विशेष करने के अवसर इस विधि में उसे प्राप्त नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रदर्शन विधि के योजना चरण में शिक्षक क्या करता है? प्रदर्शन के बाद पहली चीज तो प्रदर्शन विधि के योजना चरण में, तो अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रदर्शन विधि के योजना चरण में, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रदर्शन विधि के कुछ चरण होते होंगे, तो वो चरण हम एक बार देख लेते हैं। प्रदर्शन विधि के कितने चरण होते हैं? प्रदर्शन विधि के अगर हमसे कोई पूछ दे चरण कितने हैं, तो हमें ध्यान रखना है 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6। नंबर 1 हमारा होता है तैयारी। नंबर 1 हमारा कौन सा होता है? तैयारी। नंबर 2 हमारा होता है परिचय। नंबर 3 चरण हमारा होता है निष्पादन या प्रदर्शन। निष्पादन या प्रदर्शन। फिर आता है संवाद या बातचीत बच्चों के संग। इसके बाद आता है निष्कर्ष। उसके बाद कौन सा चरण आता है? निष्कर्ष। और ये हमारे 5 चरण होते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रदर्शन विधि के कितने चरण होते हैं? 5 चरण। तैयारी, परिचय, निष्पादन, संवाद और निष्कर्ष। अब तैयारी चरण में क्या होता है कि शिक्षक उद्देश्य तय करता है अपने विषय वस्तु के कि आज हम क्या पढ़ाएंगे, उससे संबंधित सामग्री जुटाता है और पूरे कक्षा प्रदर्शन की योजना बनाता है। परिचय सत्र में क्या करता है या इस चरण में क्या करता है? शिक्षक विषय का संदर्भ बताता है, छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींचता है विषय वस्तु की ओर, और प्रदर्शन जो आज वो करने जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू पढ़ाने जा रहा है, उसकी प्रासंगिकता या उपयोगिता समझाता है छात्रों को। निष्पादन या प्रदर्शन के दौरान निश्चित तौर पर विषय वस्तु का प्रदर्शन करता है और छात्र ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं। शिक्षक क्रियाओं को स्पष्ट करता है। संवाद बातचीत में छात्रों को प्रश्न पूछने, अपनी समझ व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में जुड़ाव बढ़ता है और ये भी समझ पाता है कि शिक्षक की कितना उसने सीखा। निष्कर्ष मूल्यांकन में मुख्य बिंदुओं को जो प्रदर्शन में जो हमने सिखाना चाहते हैं उनको दोहराया जाता है, जांचा जाता है कि क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम्स जो हमने तैयार किए थे, निर्धारित किए थे, वो पूरे हुए या नहीं। इसके लिए प्रश्न या क्विज का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 चरण होते हैं प्रदर्शन विधि के: तैयारी, परिचय, निष्पादन, संवाद और निष्कर्ष। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब सबसे पहला चरण जो तैयारी है उसे योजना चरण कहते हैं। अब देखिए योजना चरण में क्या है। ए, प्रदर्शन के बाद प्रश्न पूछता है। क्या तैयारी चरण में ऐसा था? नहीं। छात्रों को प्रयोग देखने और अवधारणा समझने की रुचि पैदा करता है। सही है? नहीं।
आप इसके बाद क्या करता है, केवल सामग्री तैयार करता है। तो जो योजना चरण या तैयारी चरण है, इसमें शिक्षक उद्देश्य तय करता है, आवश्यक सामग्री जुटाता है, जैसे पानी, ग्लास, दाल, नमक, ठीक है? और प्रदर्शन की पूरी योजना बनाता है कि कैसे-कैसे वो एक्सप्लेन करेगा, क्या प्रश्न पूछेगा, जो भी पाठ योजना उसने तैयार की है। छात्रों को प्रयोग करने देता है, वो तो होता ही नहीं है इसमें। तो इस तरह से प्रदर्शन विधि में योजना चरण या पहला चरण जो है, उसमें शिक्षक केवल क्या करता है, सामग्री तैयार करता है, उद्देश्य तय करता है और प्रदर्शन की योजना बनाता है। उत्तर इसका कौन-सा सही है? सी। ध्यान रखेंगे प्रदर्शन विधि के 5 चरण हैं। प्रदर्शन विधि किस प्रकार के अधिगम के लिए प्रभावी है? तो केवल रटने के लिए नहीं, केवल अमूर्त चिंतन के लिए नहीं, मनोप्रेरक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों के लिए, केवल मौखिक कौशल के लिए नहीं। जो हमारा अधिगम के क्षेत्र हैं, ये ब्लूम द्वारा बताए गए थे 1956 में और इसमें उन्होंने 3 क्षेत्र बताए थे अधिगम के, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक। संज्ञानात्मक क्षेत्र जिसमें मानसिक कौशल, ज्ञान, समझ और सोचने की क्षमता विकसित होती है, जैसे कि याद रखना, कोई भी सिद्धांत को उसे लागू करना, ठीक। भावात्मक क्षेत्र में हम भावनाओं, मूल्यों, दृष्टिकोणों, प्रेरणा, सहानुभूति आदि को समझते हैं। ठीक, किसी विषय के प्रति रुचि रखना, मूल्य विकसित करना, टीम वर्क जो है उसके इंपॉर्टेंस को समझना। मनोप्रेरक क्षेत्र में हम शारीरिक और मोटर कौशल जो है अपना विकसित करते हैं और उसके बीच में समन्वय स्थापित करते हैं शारीरिक क्रियाओं के बीच में, जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, किसी खेल में कौशल दिखाना, सर्जरी करना। ठीक है, तीनों ही क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है। ठीक ठीक, छात्र केवल ज्ञानी ना बने, केवल संवेदनशील ना बने, केवल कुशल मनोप्रेरक ना बने, बल्कि तीनों गुण उसमें हो। तो प्रदर्शन विधि इनमें से अधिगम के किस क्षेत्र के लिए प्रभावी है? तो हमें ध्यान रखना है कि प्रदर्शन विधि से मनोप्रेरक क्षेत्र कौशल विकसित होता है और साथ ही साथ सिद्धांत की समझ बढ़ती है, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित होता है। भावात्मक के लिए उसको उसमें शामिल भी करना पड़ेगा, प्रयोग करने के अवसर भी देने पड़ेंगे। ठीक, तो वो नहीं है, लेकिन 2 क्षेत्र है, मनोप्रेरक और संज्ञानात्मक क्षेत्र, दोनों के लिए प्रभावी है प्रदर्शन विधि। और आपको ध्यान रखना है, अधिगम के क्षेत्र कितने होते हैं? अधिगम के क्षेत्र कितने होते हैं? तो मैंने बताया कितने क्षेत्र होते हैं? 3, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक। ठीक है? ओके। अगले प्रश्न पर आते हैं। जो प्रश्न से इधर-उधर की बातें जो निकल के आ रही हैं, उन्हें ध्यान से सुनिएगा, ये आपके अगले प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में। कहानी शिक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन करना? देखिए, केवल वाले विकल्प तो वैसे भी गलत होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। केवल के जो भी विकल्प होंगे, वो मोस्टली आपके गलत होते हैं। व्याकरण के नियम रटाना, ये तो हमारी कोई भी शिक्षण विधि का नहीं हो सकता ठीक। छात्रों में नैतिक मूल्य, कल्पना शक्ति, भाषा कौशल का विकास करना, ये उत्तर हमारा सही है। छात्रों को केवल, फिर वही केवल आ गया, गलत है। एक बात ध्यान रखेंगे, कहानी शिक्षण विधि जो है, वो प्राइमरी लेवल पर यूज़ की जाती है। और प्राइमरी लेवल पे इसका यूज करने का उद्देश्य ही यही होता है कि इसके माध्यम से छात्रों में नैतिक मूल्य, कल्पना शक्ति और भाषा कौशल का विकास हो। साथ ही साथ जो सामाजिक सांस्कृतिक जो उनका समझ है, वो भी विकसित हो। हम कहते हैं कि राजा था, तो उनकी इमेज डेवलप होती है। ठीक, तो ये है। और पंचतंत्र की कहानियों से जो है राजा के 3 पुत्रों को शिक्षा दी थी ऋषि ने। तो इसी तरह से कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग प्राइमरी स्तर पर छात्रों में नैतिक मूल्यों, कल्पना शक्ति, भाषा कौशल, सामाजिक सांस्कृतिक समझ के प्रति विकास करने के लिए किया जाता है। उत्तर सी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहानी शिक्षण विधि के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब देखते हैं क्या करना चाहिए। जोर-जोर से पढ़ना चाहिए, कहानी कहते समय पुस्तक में देखना चाहिए, कहानी को धारा प्रवाहित रूप में, हाँ, निश्चित तौर पर कहानी को बीच-बीच में रोकना नहीं है, कहानी को धारा प्रवाहित रूप से कहना और फिर उसके बाद उस पर चर्चा करना। अगर आप ही अटकेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? ठीक है, तो उत्तर हमारा कौन-सा सही है? सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहानी शिक्षण विधि छात्रों में कौन से कौशल विकसित करती है? रटने की क्षमता कोई कौशल नहीं है। केवल सुनना, केवल लिखना, केवल हो गया इसमें, तो केवल के कारण गलत। बचा क्या? एकाग्रता, कहानी में भाई सुनते हैं ध्यान से बच्चे। कल्पना शक्ति, जैसे मैंने कहा ना, जब आप कहते हो एक जंगल में राजा था, वहां एक शेर आया, तो बच्चों के दिमाग में वो इमेज बनती है। कल्पना शक्ति, महत्वपूर्ण सोच और आगे क्या होगा कहानी में, आप सुना रहे हो, उनके दिमाग में चल रहा है आगे क्या होगा। तो ये कल्पना शक्ति को विकसित करती है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, सोच को भी विकसित करती है। तो कहानी शिक्षण से कौन से कौशल विकसित होते हैं? उत्तर बी सही है, एकाग्रता, कल्पना शक्ति और महत्वपूर्ण सोच या क्रिटिकल थिंकिंग। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहानी विधि 13वां प्रश्न है। कहानी विधि को एक मनोवैज्ञानिक विधि क्यों कहा जाता है? साइकोलॉजिकल मेथड क्यों कहते हैं? एक सीधी सी बात है, कहानी सुनने में सबको रुचि है और बच्चों को तो बहुत कहानी पसंद होती है, क्योंकि इसमें केवल खेल होते हैं नहीं, क्योंकि ये छात्रों की स्वाभाविक रुचि और सीखने की प्रक्रिया से जुड़ती है। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कहानियां पसंद है
और उससे जोड़ करके अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, प्रभावी ढंग से सीखते हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी रुचि होती है। उत्तर हमारा कौन-सा सही होगा इस प्रश्न का? बी, क्योंकि ये छात्रों को स्वाभाविक रुचि और सीखने की प्रक्रिया से जुड़ती है। अगर देखें केवल आ गया कि केवल उच्च कक्षाओं के लिए, तो मैंने बताया प्राइमरी क्लासेस के लिए है। इसमें कोई शिक्षक नहीं होता तो शिक्षक ही बोलता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, 14वां प्रश्न, कहानी विधि से छात्रों का कौन-सा भंडार समृद्ध होता है? तो विज्ञान के सूत्र नहीं भाई, शब्द, सूक्ति, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, गणित के सूत्र, इतिहास की तिथियाँ। तो देखिए सीधी-सी बात है, मैंने कहा भाषा का विकास होता है, तो भाषा का विकास में नए-नए शब्द मिलते हैं, उसमें आप मुहावरे भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई लोकोक्ति प्रयोग कर सकते हैं, कोई सूक्ति प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों का जो है कहानी में शब्द भंडार भाषा के अंतर्गत सूक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियाँ ये विस्तृत होती हैं। शिक्षक धीरे से प्रयोग करेगा, बाद में उनको समझाता भी जाएगा और बच्चे रुचि से जानेंगे, ठीक है? अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक? तो इस तरह से मुहावरे, लोकोक्तियों का हम प्रयोग करते हुए, नए-नए शब्दों का प्रयोग करते हुए, सूक्तियाँ ला करके हम अपनी कहानी को रुचिकर बना सकते हैं और इसके माध्यम से भाषा का विकास भी कर सकते हैं। तो उत्तर हमारा इसका बी सही है। अगले प्रश्न पे, अंतिम प्रश्न पे आते हैं आज के पार्ट 1 में। कहानी सुनाते समय बच्चों को चित्र दिखाना किस बात में सहायक होता है? ऑब्वियस सी बात है, हम अगर मान लीजिए अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी ले लें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो अगर हम इसका एक चित्र बना दें और उस चित्र को सामने रख करके और फिर कहानी को सुनाएँ या पात्रों के चित्र लटका दें और फिर कहानी को सुनाएँ तो बच्चों में रुचि ज़्यादा आएगी। ठीक है? तो समय बर्बाद करना ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। कहानी के प्रति उनकी रुचि और जुड़ाव बढ़ाना, ठीक है, कहानी को कठिन बनाना नहीं, उन्हें भ्रमित करना नहीं, कहानी सुनाते समय बच्चों को चित्र दिखाना कहानी के प्रति उनकी रुचि और जुड़ाव को बढ़ाता है। तो उत्तर बी इसका सही है। तो हमारे पार्ट 1 की ये 15वां प्रश्न समाप्त होता है कक्षा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें जो भी आपको संशय हो, या अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, एमसीक्यूज़ चाहते हैं, कोई बिंदु है आपको जो नहीं समझ में आ रहा है सीटीईटी के सिलेबस से, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। निश्चित आपको एकदम करेक्ट समाधान मिलेगा, सटीक और प्रमाणिक। ठीक है? और इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। पार्ट 2, 3, 4 4 पार्ट में आपको इसमें 60 प्रश्न मिल जाएँगे और ये निश्चित तौर पे आपके काम आएँगे, चाहे लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, न केवल बाल विकास शिक्षण शास्त्र सीडीपी में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के विषय में भी। ओके, ठीक है, धन्यवाद।